Friends, this is another lecture of thermodynamics in which we will study about Maxwell's distribution law of speed. In earlier lesson, we have discussed about Maxwell's distribution law of molecular velocities. Now, Maxwell's distribution law of speed. दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम मैक्सवेल के चाल वितरण नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के हमारे लेक्चर में हमने मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के बारे में अध्ययन किया था। In this lecture, we will discuss about Maxwell's distribution law of speed and different speed of gas molecules and functions। तो हम हमारे इस लेक्चर में मैक्सवेल का चाल वितरण नियम तथा गैस के अणुओं की विभिन्न चाल तथा फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। So first of all, Maxwell's distribution law of speeds। तो सबसे पहले मैक्सवेल का चाल वितरण नियम। Let FCDC be the average number of molecules per unit volume whose speed lie between C and C plus DC। माना C तथा C plus DC चाल अंतराल के मध्य स्थित प्रति एकांक आयतन में अणुओं की औसत संख्या FCDC है। This value can be determined by summing all the molecules whose speed lie in this range, no matter what is the direction of molecules। इस मान को ज्ञात करते समय हम सभी अणुओं का योग करते हैं जो इस चाल परास में स्थित हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उन अणुओं की दिशा किस ओर है। तो किसी भी डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड C एंड C प्लस DC रेंज के अंदर है, उन सारे मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करेंगे या उनका योग करेंगे। So FCDC is equal to integration FC dCx dCy dCz is equal to FC d3C। For finding the distribution law of speed from the distribution of velocities, we replace a 3D box having volume d3C lying between Cx to Cx plus dCx, Cy to Cy plus dCy, Cz to Cz plus dCz by a spherical shell whose volume lies between radii C and C plus DC। तो चाल वितरण नियम को वेग वितरण नियम से प्राप्त करने के लिए हम एक त्रिविमीय बॉक्स जो Cx तथा Cx प्लस dCx, Cy से Cy प्लस dCy तथा Cz से Cz प्लस dCz के मध्य
आयतन में स्थित है को एक गोलाकार कोश या गोलीय कोश जिसका आयतन C एवं C प्लस DC त्रिज्या के मध्य स्थित है से प्रतिस्थापित करते हैं। तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज निकाला था उसके अंदर हमने ये बॉक्स लिया था। ये बॉक्स हमारा Cx to Cx plus dCx, Cy to Cy plus dCy, Cz to Cz plus dCz रेंज के अंदर स्थित था। अब हम क्या करते हैं, ये जो बॉक्स है इसको एक स्फेरिकल शेल या गोलीय कोश से प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये हमारा स्फेरिकल शेल और इसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो C एंड C प्लस DC त्रिज्या के मध्य स्थित होगा। स्फेरिकल शेल whose volume lies between radii C and C plus DC। तो हमको केवल शेडेड पोर्शन लेना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, C प्लस DC रेडियल वाला जो स्फेयर है उसका वॉल्यूम निकालोगे और उसमें से C रेडियस वाला जो स्फेयर होगा उसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो C प्लस DC त्रिज्या वाला जो गोला है पहले उसका आयतन निकालेंगे और इस आयतन में से C त्रिज्या वाले गोले का आयतन हम घटा देंगे। तो वॉल्यूम हो जाएगा d3c इज इक्वल टू 4/3 पाई C प्लस DC होल क्यूब माइनस 4/3 पाई C क्यूब। अब क्या करते हैं, 4/3 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा C प्लस DC होल क्यूब माइनस C क्यूब। सो 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया है एंड इन ब्रैकेट C प्लस DC होल क्यूब माइनस C क्यूब। अब इसको A प्लस B होल क्यूब से ओपन कर दो, तो A प्लस B होल क्यूब होता है A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। सो अगर इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई जो बाहर था उसको ऐसे लिख दिया है, सो C क्यूब प्लस 3C स्क्वायर DC प्लस 3C DC स्क्वायर प्लस DC क्यूब माइनस C क्यूब। अब यहां पर इस C क्यूब से ये C क्यूब कैंसिल हो रहा है, तो बची वैल्यू की अगर बात करें तो DC हमारा बहुत छोटा है, DC इज वेरी स्मॉल, सो वी नेग्लेक्ट हायर पावर ऑफ DC। तो DC के उच्च घातों को हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। DC की हायर पावर हो जाएगी DC स्क्वायर एंड DC क्यूब। तो DC क्यूब को नेग्लेक्ट मान के छोड़ दो, इसको भी नेग्लेक्ट मान लेते हैं, तो ये दोनों फैक्टर हमारे रिमूव हो जाएंगे एंड C क्यूब ऑलरेडी कैंसिल हो गया है, तो यहां पर 3C स्क्वायर DC बचता है, तो इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, सो D3C हो जाएगा 4 पाई C स्क्वायर DC। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ D3C। नाउ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जब निकाला था, मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण नियम जब निकाला था, तो वैल्यू हमको ये मिली थी। अब
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे, d3c को हम 4πc² dc रख देते हैं। तो ये फंक्शन हमारा fc dc हो जाएगा। सो fc dc इज इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल माइनस mc² अपॉन 2kt। ये ऑलरेडी यहां पर लिख दिया हमने। अब d3c को हम 4πc² dc लिखते हैं। सो 4πc² dc। So this will be the value of FCDC. So FCDC की वैल्यू हमको ये मिल गई है। This is known as Maxwell's distribution law of speed. तो मैक्सवेल का चाल वितरण नियम हमारा ये होगा। अब यहां पर कांस्टेंट c है, इस c की वैल्यू अभी भी हमको निकालनी है। तो पहले हम c भी निकाल देते हैं, जिससे रिक्वायर्ड रिजल्ट या अभिष्ट परिणाम को प्राप्त होगा। सो इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट c, नियतांक c का मान ज्ञात करना। सो FCDC हमारा ये था। अब यहां पर कैपिटल C कांस्टेंट एंड 4π भी कांस्टेंट। तो ये जो 4πc है, इसको एक नया कांस्टेंट हम a बोल देते हैं। तो 4πc की जगह हम a पुट करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। सो FCDC इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस mc² अपॉन 2kt c² dc। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ FCDC। अब यहां पर कांस्टेंट a की वैल्यू अभी भी हमको निकालनी है। सिंस FCDC represents the average number of molecules whose speed lie between c and c plus dc। चूंकि FCDC उन अणुओं की औसत संख्या दर्शाता है जिनकी चाल C तथा C प्लस DC परास में स्थित है। बट द मॉलिक्यूल्स कैन हैव एनी स्पीड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटिव। जबकि वास्तव में अणुओं की चाल 0 से अनंत परास के मध्य कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमने कहा था कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में 0 से इंफिनिटिव स्पीड से मूव करते हैं। तो अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेग से गति करते हैं तथा इनका वेग या चाल 0 से अनंत के मध्य कुछ भी हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड लिमिट हमारी 0 से इंफिनिटिव होगी। एंड हमने कहा था कि 0 से इंफिनिटिव रेंज में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n बार होते हैं। सो इंटीग्रेशन 0 to infinitive FCDC is equal to n bar. Here n bar is the total average number of molecules per unit volume. यहां n बार प्रति एकक आयतन में अणुओं की कुल औसत संख्या है। सो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें लिमिट 0 से इंफिनिटिव में, तो हमको n बार मिलेगा। सो ए इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटिव एक्सपोनेंशियल माइनस mc² अपॉन 2kt c² dc इज इक्वल टू n बार। नाउ
ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब हमारे पास में रिजल्ट है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/4a रूट पाई बाई ए। सो यहां पर a है हमारे पास में m/2kt एंड c इक्वल टू x। सो c को हम x पुट करें एंड m/2kt को अगर हम a रखें तो फॉर्मूला हमारा ये मॉडिफाई हो जाता है। सो a अपने पोजीशन पर और इसकी जगह हम 1/4a रूट पाई बाई ए रख देते हैं। सो a 1/4a रूट पाई बाई ए इज इक्वल टू n बार एंड यहां से a की वैल्यू निकालेंगे। सो पहले हम a की जगह m/2kt रखते हैं। सो कैपिटल A 1/4 अपनी पोजीशन पर एंड a को m/2kt रखेंगे। सो m/2kt रूट ऑफ पाई एंड a आ गया है हमारा m/2kt इज इक्वल टू n बार। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो a 2kt/4m ये एज इट इज 2kt को न्यूमरेटर में ट्रांसफर करो। सो रूट में आ गया है रूट 2 पाई kt/m इक्वल टू n बार। अब एक्चुअल में हमको कैपिटल A निकालना है। सो a इक्वल टू 4 को यहां पर लेके आ गए और इस पाई को हमने रूट से बाहर निकाला है। सो 4n बार अपॉन रूट पाई। अब यहां पर यह बचा हुआ है रूट 2kt/m और यहां पर 2kt। सो 2kt पावर 3/2 आएगा और ये रूट m और ये m। सो m की पावर 3/2 मीन्स यहां पर एक्स्ट्रा फैक्टर अभी भी हमारे पास में बचा हुआ है 2kt/m पावर 3/2 और राइट साइड में लेके जाओगे सो उल्टा हो जाएगा। सो m/2kt पावर 3/2। सो कांस्टेंट a की वैल्यू हमको मिलेगी 4n बार डिवाइडेड बाय रूट पाई m/2kt पावर 3/2। सो दिस विल बी the value of constant a। now FCDC हमारे पास में ये था। इस कैपिटल A की जगह हम ये वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी FCDC इज इक्वल टू 4n बार अपॉन रूट पाई m/2kt पावर 3/2 एंड बचा हुआ फैक्टर एज इट इज। सो एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt c स्क्वायर dc। नाउ ये वैल्यू अभी हमने निकाली है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड लाई बिटवीन c एंड c प्लस dc। तो c तथा c प्लस dc चाल पराश के मध्य अणुओं का भाग। सो c एंड c प्लस dc ये जो स्पीड रेंज है इसके अंदर कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या अणुओं का कितना भाग स्थित होगा वो हमको ज्ञात करना है। सो ये वैल्यू हो जाएगी FCDC अपॉन n बार क्योंकि n बार हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। सो अगर इसको हम n बार से डिवाइड करें तो n बार कैंसिल हो जाएगा एंड ये आपको मिलेगा 4 अपॉन रूट पाई m/2kt पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt c स्क्वायर dc। सो दिस विल बी
the fraction of molecules whose speed lie between C and C plus dc। तो C एवं C plus dc चाल पराश के मध्य अणुओं की संख्या या अणुओं का भाग। From the definition of probability, the probability of finding the molecules between speed range C and C plus dc is FCDC upon n bar। अब प्रायिकता की परिभाषा से C एवं C प्लस dc चाल पराश के मध्य अणुओं के पाए जाने की प्रायिकता हमारी यही होगी। सो PCDC इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी, सो 4 अपॉन रूट पाई m अपॉन 2kT पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kT c स्क्वायर dc। So this will be the probability of finding the molecules between speed range C and C plus dc। So C एवं C plus dc चाल पराश के मध्य अणुओं के पाए जाने की प्रायिकता हमारी ये होगी। सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रायिकता फलन हो जाएगा, दोनों साइड से डीसी को कैंसिल कर दो। सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रायिकता फलन पीसी इक्वल टू 4 अपॉन रूट पाई m अपॉन 2kT पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kT c स्क्वायर। It represents the Maxwellian distribution function of molecular speed of ideal gas। यह फलन आदर्श गैस के लिए मैक्सवेल का आणविक चाल वितरण फलन कहलाता है। सो मैक्सवेल का आणविक चाल वितरण फलन जो आदर्श गैस के लिए है वो हमारा ये होगा। The next topic is different speed of gas molecules and functions। So गैस के अणुओं की विभिन्न चाल एवं फलन। First of all, curve between FC and C। FC तथा C के मध्य वक्र। सो FC का फॉर्मूला हमारा ये था। अब यहां से क्लियर है कि FC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर एंड ऑल्सो FC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kT when C is small। जब C अल्प हो। अब C स्मॉल है तो उस केस में एक्सपोनेंशियल टर्म मीन्स ये वाली टर्म, सो चर घातांक की पद लगभग 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो गया है। सो FC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर। FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर, तो C के साथ में FC का मान बढ़ेगा। When C is large, जब C का मान अधिक हो। अब इस केस में इफेक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म विल बी ग्रेटर देन C स्क्वायर। तो जब C का मान अधिक हो तो चर घातांक की पद का प्रभाव C स्क्वायर की तुलना में अधिक होता है। सो इस केस में FC is directly proportional to exponential minus mc square upon 2kT।
तो यदि C का मान अधिक है तो FC का मान चरघातांकीय रूप से कम होगा। Thus, the value of Fc increases parabolically with C, reaches to a maximum value and then decreases. अतः Fc का मान C के साथ में परवलिक रूप से बढ़ता है। यह मान एक अधिकतम मान तक पहुंचता है तथा उसके पश्चात C के बढ़ाने पर Fc का मान घटता है। तो अगर Fc एंड C के बीच में ग्राफ खींचें तो ग्राफ हमको कुछ इस टाइप से मिलता है। तो ये हमारा C इंक्रीज होता है और Fc का अगर कर्व लें तो C के साथ में Fc की वैल्यू पहले बढ़ती है, अधिकतम मान तक पहुंचती है और उसके बाद में चरघातांकीय रूप से कम होती है। और ये जो स्पीड है जहां पर Fc की वैल्यू मैक्सिमम है, इस स्पीड या चाल को हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अधिकतम संभाव्य चाल कहते हैं, जिसको हमने C नॉट से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो शेडेड पोर्शन है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइंग बिटवीन C एंड C प्लस DC। तो ये जो छायांकित भाग है, यह C तथा C प्लस DC चाल के मध्य स्थित अणुओं की संख्या दर्शाता है। अभी हमने कर्व लिया था। The highest value of Fc is obtained corresponding to most probable speed C naught। Fc का अधिकतम मान अधिकतम संभाव्य चाल C0 पर प्राप्त होता है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या अधिकतम संभाव्य चाल हमारी C0 है और C0 पर Fc की वैल्यू मैक्सिमम है। The curve is asymmetrical with respect to C naught। यह वक्र C0 के सापेक्ष असममित है। मीन्स यहां वाला पोर्शन और यहां वाला पोर्शन सेम नहीं है। So the area under the curve towards the right side of maximum is larger than the area towards the left side of maximum। अतः वक्र से स्पष्ट है कि C0 के दाईं ओर वक्र का क्षेत्रफल C0 के बाईं ओर वक्र के क्षेत्रफल से अधिक है। Thus, the speed of more than half of the molecule is greater than C naught। अतः आधे से अधिक अणुओं की संख्या C0 चाल से अधिक चाल से गतिशील अणुओं की होगी। इसका मतलब इस साइड में मॉलिक्यूल की क्वांटिटी ज्यादा है, अणुओं की संख्या अधिक है इन कंपैरिजन टू इस साइड में जो अणु हैं। The shaded portion of the curve gives the number of molecules lying between the speed range C to C plus DC। ये जो छायांकित भाग है इसकी बात करते हैं। तो छायांकित भाग C तथा C प्लस DC चाल अंतराल के मध्य स्थित अणुओं की संख्या दर्शाता है। तो जो मॉलिक्यूल C एंड C प्लस DC स्पीड रेंज के अंदर होंगे या चाल अंतराल के मध्य स्थित होंगे, वो हमारे ये अणु होंगे।
नाउ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अधिकतम संभाव्य चाल, the speed c naught corresponding to which the value of fc is maximum is known as most probable speed. वह चाल c0 जिसके संगत fc का मान अधिकतम हो, वह चाल अधिकतम संभाव्य चाल कहलाती है। तो ऐसी चाल जिसके लिए fc का मान अधिकतम हो, वह चाल अधिकतम संभाव्य चाल होगी। एंड मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम c0 कहते हैं। इट मीन्स डेल fc अपॉन डेल c एट c इक्वल टू c नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम एंड मिनिमम पर फर्स्ट डिफरेंशियल हमारा 0 होता है। सो डेल fc अपॉन डेल c एट c इक्वल टू c नॉट विल बी 0। अब fc की वैल्यू हमारी ये है, सो हमको इसका c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। सो 4n बार अपॉन रूट पाई m अपॉन 2kt पावर 3/2 हमारा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल के बाहर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 है, तो कांस्टेंट हम 0 के नीचे भेज देंगे। इट मींस हमको एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt c स्क्वायर का डिफरेंशियल c के रेस्पेक्ट में करना है, और लास्ट में c को हमको c नॉट रखना है और इसको 0 के बराबर करना है। सो डेल बाय डेल c ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt c स्क्वायर एट c इक्वल टू c नॉट इक्वल टू 0। सो पहले इसको कांस्टेंट मान लो, c स्क्वायर का 2c हो जाएगा, एंड देन c स्क्वायर को हम कांस्टेंट मानेंगे एंड एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt का डिफरेंशियल करेंगे। सो पहले एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt को हमने कांस्टेंट ले लिया है एंड c स्क्वायर का डिफरेंशियल 2c। अब सेकंड टाइम c स्क्वायर हमारा कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt का डिफरेंशियल करना है। तो पहले e की पावर x का डिफरेंशियल e रेज़ टू x ही होता है, तो ये फैक्टर एज इट इज। अब माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt का डिफरेंशियल करेंगे। सो इसमें माइनस m अपॉन 2kt कांस्टेंट, तो इसको एज इट इज छोड़ दिया, एंड c स्क्वायर का 2c, तो ये 2c आ गया है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ e रेज़ टू माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt एंड 2c कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल दिया। अब यहां पर ये पूरा कॉमन आ गया है, सो 1, और यहां पर ये कॉमन निकाला और 2c कॉमन निकाला है। इट मीन्स यहां पर c स्क्वायर बच गया है जो हमने यहां लिख दिया, और साथ में माइनस m अपॉन 2kt, सो माइनस m अपॉन 2kt, और इसकी वैल्यू एट c इक्वल टू c नॉट हमको लेनी है एंड इक्वल टू 0 करना है, तो इस पूरे को 0 के नीचे ट्रांसफर कर दो। सो अब ये बच जाएगा 1 माइनस m c नॉट स्क्वायर अपॉन 2kt इक्वल टू 0, क्योंकि c को हमने c नॉट रख दिया है। सो दिस विल बी m c नॉट स्क्वायर अपॉन 2kt इक्वल टू 1। अब यहां से c नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू अभी हमने निकाली है। फ्रॉम हियर c नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt अपॉन m, इट मीन c नॉट आ जाएगा रूट ऑफ 2kt अपॉन m। सो दिस विल बी द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड,
तो अधिकतम संभाव्य चाल C0 इक्वल टू √2kT अपॉन m होगी। Since the molecular weight of N2 is 28, चूंकि नाइट्रोजन का आणविक भार 28 होता है, एवोगैड्रो नंबर 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मोल। एवोगैड्रो नंबर हमारा ये है। तो अब हमको नाइट्रोजन का मास निकालना है या नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकालना है। सो m इक्वल टू 28 के अंदर इसे डिवाइड कर दो। सो 28 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 और इसको सॉल्व करोगे तो 28 अपॉन 6 4 पॉइंट समथिंग आएगा एंड 10⁻23 को न्यूमरेटर में लेके जाओगे सो 10⁻⁻23। सो m will be nearly equal to 4.6 into 10⁻⁻23 ग्राम। सो m की वैल्यू हम यहां पर ये रखेंगे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू भी रख देते हैं एंड T अगर हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, कमरे का ताप लेते हैं, तो कमरे का ताप हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो कैपिटल T जो कि परम ताप है या एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो केल्विन स्केल पर आएगा 300 केल्विन। सो अगर T को 300 केल्विन रखें तो नाइट्रोजन के लिए C0 की वैल्यू आती है 4.2 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या ये हो जाएगा 420 मीटर पर सेकेंड। तो कमरे के ताप पर नाइट्रोजन का अधिकतम संभाव्य चाल 420 मीटर पर सेकेंड है। एट रूम टेम्परेचर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ नाइट्रोजन is found to be 420 meter per second. This speed is of the order of speed of sound in gas. यह चाल गैस में ध्वनि के चाल के क्रम की है। तो गैस में यदि ध्वनि की चाल निकाली जाए तो उसका मान 420 मीटर प्रति सेकंड के क्रम का होता है। नाउ नेक्स्ट, पीक हाइट ऑफ पीसी कर्व। पीसी वक्र की शीर्ष ऊंचाई। अब पीसी की वैल्यू हमने ये निकाली है। मैक्सिमम हाइट जो पीसी की या एफसी की मिलेगी वो हमको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर मिलेगी। तो C0 की जगह हम √2kT अपॉन m रखेंगे। सो पीसी मैक्सिमम इज इक्वल टू 4/√π m अपॉन 2kT पावर 3/2, ये एज इट इज। और यहां पर है e की पावर -m अपॉन 2kT और C² की जगह 2kT अपॉन m आ जाएगा। सो m अपॉन 2kT इंटू 2kT अपॉन m जो कि 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी e⁻⁻1 एंड C² को हमने 2kT अपॉन m रखा है, तो ये यहां पर आ गया है। अब हम क्या करते हैं, ये 2kT, ये 2kT और ये m, ये पावर 3/2 और ये हमारा 1 है। तो जैसे ही कैंसिल करोगे ये पावर हाफ हो जाएगी और इस e की पावर -1 को 4/e लिख दो। सो दिस विल बी 4/e √π। अभी केवल हमने इसको कैंसिल किया है। सो m अपॉन 2kT पावर हाफ। इस पाई को भी अंदर ले लो। सो पीसी मैक्सिमम इज इक्वल टू 4/e रूट ऑफ
m अपॉन 2 पाई के टी। अब इस कर्व से स्पष्ट है, ये इस वक्र से स्पष्ट है कि पीसी मैक्सिमम हमारा m के साथ में बढ़ता है। सो पीसी मैक्सिमम इज हायर फॉर हैवी मॉलिक्यूल। भारी अणु के लिए पीसी मैक्सिमम का मान अधिक होता है एंड पीसी मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना ताप अधिक होगा, पीसी मैक्सिमम का मान उतना ही कम होगा। सो पीसी मैक्सिमम डिक्रीजेस विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। परम ताप टी के साथ में पीसी मैक्सिमम का मान घटता है। अब अगर कर्व खींचे, सो एफ सी एंड सी के बीच में कर्व कुछ इस तरह से मिलते हैं। एफ सी के लिए लो या पीसी के लिए लो, कर्व सेम रहेगा। अब ये जो कर्व है, दिस इज फॉर ऑक्सीजन एट टी इक्वल टू 1500 केल्विन। अब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का वेट ज्यादा होता है या भार अधिक होता है, इसलिए इसका जो पीसी मैक्सिमम होगा वो हमारा ज्यादा होगा। अब अगर इन दोनों कर्व की बात करें, ये दोनों हाइड्रोजन के लिए है, ये 300 केल्विन पर और ये 1200 केल्विन पर। और हमने कहा है कि जैसे जैसे टी बढ़ेगा पीसी मैक्सिमम की वैल्यू कम होगी। तो इस कर्व का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए पीसी मैक्सिमम हमारा कम है, जबकि यहां पर पीसी मैक्सिमम ज्यादा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पीसी मैक्सिमम की वैल्यू हमारी कम होती जाती है। नाउ एवरेज स्पीड, औसत चाल। अब एवरेज अगर निकालना है, सपोज एक्स का एवरेज निकालना है, सो चाहे तो इसको एंगल ब्रैकेट में लिखो या एक्स बार लिखो। सो एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ सी एक्स डी सी अपॉन इंटीग्रेशन एफ सी डी सी। तो जिसका भी एवरेज निकालना है उसको हम यहां पर लिख देंगे। अब हमने कहा था कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव एफ सी डी सी इज इक्वल टू एन बार। Here n bar is number of molecules per unit volume। एकक आयतन में अणुओं की संख्या n बार है, तो इसको हम n बार लिख देते हैं। और एवरेज स्पीड निकालनी है, मीन c बार निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा c बार इक्वल टू 1 अपॉन n बार इंटीग्रेशन एफ सी सी डी सी, क्योंकि x की जगह हमने c लिख दिया है और इसकी जगह हमने n बार लिखा है। अब एफ सी हमारा ये है, ए इक्वल टू एम अपॉन 2 के टी लेते हैं, सी हमारा ए की पावर 3/2 और ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस ए सी स्क्वायर। सो सी बार इक्वल टू 4 अपॉन रूट पाई, 4/√पाई। ये एन बार इस एन बार से कैंसिल हो गया था। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव, इसकी जगह हमने a लिखा है, सो a रेज टू 3/2 और ये हमारा हो गया है e की पावर माइनस ए सी स्क्वायर। यहां पर c स्क्वायर था और एक c यहां पर है, सो दिस विल बी c क्यूब डी सी। अब a रेज टू 3/2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, सो c बार इक्वल टू 4a रेज टू 3/2 रूट पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव ई रेज टू माइनस ए सी स्क्वायर सी क्यूब डी सी। बट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव ई रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2a स्क्वायर। से हमारा क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2a स्क्वायर, क्योंकि इसमें और इसमें केवल
सी की जगह यहां पर एक्स है, तो यहां पर हम एक्स दिखा रहे थे और यहां पर सी है, तो इसकी जगह 1/2a² लिख दो। सो सी बार इक्वल टू 4a⁻³ अपॉन रूट पाई इंटू 1/2a²। अब यहां पर a की पावर 3/2 और यहां पर a², इसका मतलब नीचे की साइड में रूट a बच जाएगा, और ये 2 4 से कैंसिल करोगे तो यहां पर 2 बचेगा। सो सी बार आ जाएगा 2/√a²। अब a की जगह m/2kt रखो। सो सी बार इक्वल टू 2/√π एंड a को हमने m/2kt रखा है, सो ये हो जाएगा √2kt/m। इस पाई को अंदर ले लो और इस 2 को भी अंदर ले लो, तो हो जाएगा 4 बच जाएगा और यहां पर 2 ऑलरेडी है। सो सी बार इक्वल टू √8kt/m π। सो दिस विल बी द एवरेज स्पीड। से एवरेज स्पीड हमारी आ गई है √8kt/m π। नाउ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वर्ग मध्यमूल चाल। सिंस मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वर्ग मध्य चाल c² बार इक्वल टू 1/n बार 0 to ∞ fc c² dc। तो अभी हमने c बार लिया था तो यहां पर c था, c² बार ले रहे हो इसलिए यहां पर हमने c² लिख दिया है। अब fc हमारा ये है, तो पहले n बार से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर c² और ये c², c की पावर 4 हो जाएगा, और a की जगह हम m/2kt रखेंगे। सो c² बार इक्वल टू 4a⁻³ अपॉन रूट पाई, और बचा हुआ हमारा ये हो गया e की पावर -ac², और ये c² और ये c², c की पावर 4। बट इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्सपोनेंशियल -ax² x⁴ dx इक्वल टू 3/8√π/a⁵ से ये पूरा हमारा 3/8√π/a⁵ कर देते हैं। सो c² बार इक्वल टू 4a पावर 3/2 अपॉन रूट पाई इंटू 3/8√π/a⁵ रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और नीचे 8 तो नीचे 2 बचेगा, ये a की पावर 3/2 और ये a की पावर 5/2। सो नीचे a बचेगा, सो c² बाहर आ जाएगा 3/2a, और a की जगह हम ये रख देते हैं, तो जैसे a की जगह m/2kt रखोगे सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो c² बार इक्वल टू 3kt/m। एंड हमको रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, वर्ग मध्य मूल चाल निकालना है, तो इसका रूट ले लो। सो CRMS होगा √3kt/m। सो दिस विल बी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, अणु की वर्ग मध्यमूल चाल √3kt/m होगी। एवरेज स्पीड या औसत चाल हमारी ये थी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या अधिकतम संभावित चाल हमारी ये थी। अब यहां से क्लियर है कि हमारा √3, ये √2, और यहां पर 8/π, पाई मीन्स 3.14, से हो जाएगा रूट में 2 से कुछ ज्यादा वैल्यू आएगी। सो हियर √3, हियर ग्रेटर देन √2 एंड हियर √2, इट मीन्स CRMS is greater than C bar is greater than
C naught. So Crms is greater than C bar is greater than C naught. So वर्ग माध्यमूल चाल अणु की सबसे अधिक होती है, उससे कम औसत चाल होगी और सबसे कम अधिकतम संभाव्य चाल होगी. So root mean square speed of molecule is greatest speed and average speed is lying between Crms and C naught, and C naught or most probable speed of molecule is the least speed. अब यहां पर हमारा लास्ट टॉपिक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एनर्जी रेंज E एंड E प्लस DE. E तथा E प्लस DE ऊर्जा परास के मध्य अणुओं की संख्या. अब एनर्जी हमारी हाफ mc स्क्वायर, अगर इसका डिफरेंशियल करोगे सो DE इक्वल टू हाफ m कांस्टेंट और c स्क्वायर का 2cdc, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे सो DE इक्वल टू mc dc. यहां से हमको c मिलता है रूट ऑफ 2e अपॉन m. अब अगर इसका डिफरेंशियल करें सो dc इक्वल टू रूट 2 अपॉन m कॉन्स्टेंट, रूट e का 1 अपॉन 2 रूट e DE. अब रूट 2 और यहां पर 2 तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2me. सो dc इक्वल टू 1 upon root 2me DE. So the number of molecules in the energy range E and E plus DE. तो E तथा E plus DE ऊर्जा परास में अणुओं की संख्या Fc की वैल्यू हमारी ये थी. अब हमको FeDE निकालना है तो c स्क्वायर की जगह 2e अपॉन m रख दो. dc की जगह हम ये रखेंगे तो दोस्तों यहां पर हमारा DE होगा और यहां पर dc, और dc की जगह आप ये रखोगे और साथ में ये जो c स्क्वायर है इसकी जगह भी 2e अपॉन m आएगा. सो c स्क्वायर की जगह 2e अपॉन m रखते हो सो e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 kt e रेज टू माइनस e बाई kt हो जाएगा. सो FeDE इक्वल टू ये हमारा एज इट इज c स्क्वायर हो जाएगा 2e बाई m, ये हो गया है e की पावर माइनस e बाई kt एंड dc को हमने 1 अपॉन रूट 2me DE रख दिया है. तो ये FeDE आ गया है. सो FeDE इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो यहां पर m की पावर 3/2 और यहां पर m, और एक m हमारा यहां पर है जो रूट में है. सो ये m की पावर हाफ और ये m की पावर 1. सो m रेज टू 3/2 और यहां पर भी m रेज टू 3/2 तो m कैंसिल हो जाएगा. यहां पर e आता है और यहां पर रूट e, इसका मतलब न्यूमरेटर में रूट e बचेगा. अब ये रूट 2 और ये 2 की पावर 3/2 सो 2 रेज टू 3/2 एंड 2 रेज टू हाफ हमारा 2 स्क्वायर हो जाएगा. 2 स्क्वायर का मतलब 4, तो ये 4 इस 2 से और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. सो रूट पाई एज इट इज, ये 2 हमने यहां पर लिख दिया है, एक रूट e बचा हुआ है. नीचे मैंने कहा था कि kt पावर 3/2 बचेगा क्योंकि ये kt पावर 3/2 हमारा एज इट इज है. ये e की पावर माइनस e बाई kt, सो e रेज टू माइनस e बाई kt एंड DE. दिस विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एनर्जी रेंज E एंड E प्लस DE. यह सूत्र हमें E तथा E प्लस DE ऊर्जा परास के मध्य अणुओं की संख्या
दर्शाता है। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर ऐड करते हैं। यहां पर हमने मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड निकाली है एंड साथ में हमने एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आरएमएस स्पीड, ये सारी चीज भी निकाली है। सो गुड बाय।